रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान मईशत की बहाली पर खुशी से निहाल। शरह नमू में इजाफे पर आवाम के हालात में बेहतरी की उम्मीद भी जाहिर कर दी। कहा शरह नमू में इजाफे से बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और फ़ीकस आमदनी में भी इजाफा होगा। मज़ीद कहा हमने जिंदगियां और रोज़गार दोनों को बचाया। आलमी मीडिया ने हमारे इक़दामात की तौसीक़ कर दी। मुल्क की मईशत की बहाली, शरह नमू में इजाफा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान का खुशी का इजहार। GDP शरह 5.37 पर पहुँचने पर हुकूमत को मुबारकबाद दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि शरह नमू में इजाफे से बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे और फीकस आमदनी में भी इजाफा होगा। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमरीकी नशियाती इदारे ब्लूमबर्ग ने शरह नमू और रोजगार के मौक़ों में इजाफे की पेशगोई की। कोरोना की सूरत हाल मामूल पर लाने में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा। हमने जिंदगियां और रोजगार दोनों को बचाया। गैर मुल्की जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने इसकी तौसीक कर दी है। ऑपोजिशन सो जतन कर ले, हमें जरा भी घबराहट नहीं। हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं महंगाई है। 2 साल में बहुत मुश्किल फैसले किए, मईशत की बेहतरी के लिए कड़वी गोलियां खाई। अब हम इस्तेहकाम से रिकवरी की जानिब बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। खाद की कीमत बढ़ने का एतराफ़ करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कुछ डीलर्स किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, देखना होगा खाद की कीमतें क्यों ऊपर गईं। वज़ीर ख़ारिजा ने इंकशाफ किया कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की गैस 9% सालाना कम हो रही है। हमारे मुल्क में गैस की पैदावार 9% सालाना कम हो रही है। चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, इसके बावजूद फर्टिलाइजर कंपनीज को गैस सप्लाई जारी रखी है। ये कह देना कि जो खराबी है, जो मुश्किलात हैं, ये एक नाअहल इकोनॉमिक टीम की वजह है, ये हकायक के बरक्स है। 2 साल में बहुत मुश्किल फैसले किए, कड़वी गोली खाई, पेनफुल डिसीजन लिए गए। किस लिए? टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल में स्टेबिलिटी के बाद रिकवरी की तरफ अब रिफ्लेक्शन उसका आना शुरू हो गया है। जब ये कहते हैं कि फर्टिलाइजर की कीमतें चढ़ी हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं एतराज करूंगा, बिल्कुल खाद की कीमत चढ़ी। लिखना ये है कि क्यों चढ़ी है। मैं एडमिट करता हूं कुछ डीलर्स हैं वो बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं, कुछ डीलर्स हैं जो लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं और उनका तदारुक होना चाहिए। गैस की पूरी मुल्क में किल्लत है। हमारी गैस की सप्लाई हर साल बतदरीज कम हो रही है। सिंध की भी कम हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा की भी कम हो रही है और नेशनल फिगर जो है वो 9% डिक्लाइन है ऑन अ ईयरली बेसिस। मुल्क में सदारती निज़ाम की बाज़गश्त कौमी असम्बली तक पहुँच गई। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा सदारती निज़ाम ने हमारा आधा पाकिस्तान हमसे अलग किया। अलहदगी पसंद तहरीकें, क्लाशनकोफ कल्चर और दहशत गर्दी सदारती निज़ाम के तोहफे हैं। इस पर वफाकी वजीर हमाद अजहर बोले मईशत पर दलाल खत्म हो जाएं तो सियासी तकरीरें शुरू कर देते हैं। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमती अरकान में बात सुनने का हौसला नहीं, ये मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तो हमाद अजहर बोले कि हमें उन्हें चैलेंज देते हैं कि उनमें सुनने का हौसला क्यों नहीं है। 7वीं जमात के मुताले पाकिस्तान से रट्टे लगाकर तकरीर की जाती है। आपके तो वो वक्त दूर नहीं कि जब जिस तरह आज ये हम पे तनकीद कर रहे थे, कल को उन पे भी तनकीद करेंगे। ज़ियाउल हक साहब का मार्शल भुगता, सदारत का तवील निज़ाम देखा, उसमें छोटे सूबों के अंदर सिंधु देश की कहीं तहरीक पैदा हुई, कहीं एहसास से महरूमी छोटे सूबों में पैदा हुआ। पाकिस्तान को एक शख्स ने जंग के अंदर झोंक दिया, उसके बाद हमारे यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, हमारे यहाँ इंतहा पसंदी आई। से वाहिद सदर साहब ने वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान को झोंक दिया और उसके नताइज भी हमने देखे। आज जो सदारती निज़ाम की बात करते हैं, मैं उनको एक टेस्ट केस देता हूँ कि हर वो सदर जो पाकिस्तान में 10 साल रहा है वो मोहताज हुआ है
पार्लिमानी लीडर के जो उसकी टिकट लेकर वो इस असेंबली में पहुंचा है वो अपने वक्त पे तो ये हर रोज बैठे होते हैं किसी न किसी हमारे नुमाइंदे के साथ, और जो हशर हो रहा होता है वो भी सबके सामने है। सबसे पहले तो ये स्पीकर साहब कि जब मईशत पे दलाइल ख़त्म हो जाएं, जब मईशत दलाइल ख़त्म हो जाएं तो फिर इस तरह की रवायती तकरीरें की जाती हैं, इस तरह के रवायती जुमले पढ़े जाते हैं, 7वीं जमात की पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब के रट्टे लगा के सुनाए जाते हैं जब मईशत पे दलाइल ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर नहीं है ये, पाकिस्तान की रूह के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं इनको जवाब देता हूँ कि इन्होंने क्या मईशत छोड़ी, किस तरह हमने इस मईशत को हमने निकाला, इस तरह हमने इस मईशत को निकाला उस मुश्किल से जो ये छोड़ के गए थे। एक से एक बड़ा जो फेल वजीर है उसका लेक्चर ना हमें सुनाया करें। मौसूफ गैस मुल्क को दे नहीं सके, हमें यहाँ क्या इकॉनमी के लेक्चर दे रहे हैं। इनमें क्यों हौसला नहीं है स्पीकर साहब, इनमें क्यों इतना हौसला नहीं है? हमने इनका पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर सुना है 1 घंटे के लिए, इनमें हौसला नहीं है। चैलेंज देते हैं और अब हौसला नहीं है सुनने के लिए। इनके 5 साल में एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई। तो दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं राना शमीम केस लटकाने के लिए गैर ज़रूरी इल्तिवा किया गया। राना शमीम का बयान हल्फी अदलिया पर असर अंदाज होने की कोशिश है। ये बयान हल्फी कहाँ बना, किसने बनवाया, सब सामने आ चुका है। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, जस्टिस क़य्यूम को फोन करके मनपसंद फैसले लेने की कोशिश की गई। एक सोची समझी काविश थी और बुनियादी मकसद ये था कि अदालत के फैसले को मुतासिर कर। मुझे एफिडेविट है, अब भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ये एफिडेविट राइट कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ, लंदन में हुआ, बाबलात के ऑफिस में हुआ, किसकी मौजूदगी में हुआ। ये सब चीज़ें अब तो मीडिया पे पूरी खबर जो है वो गर्दिश कर रही है। माजी ये बताता है कि जब जस्टिस क़य्यूम को टेलीफोन किए गए और मनपसंद फैसले हासिल करने की कोशिश की गई, सूदमंद साबित नहीं हुआ। राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है बज़ाहिर लगता है इट इज अनदर अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस। ये पेन बहुत खतरनाक है। लाहौर अनारकली बम धमाके में अहम पेशरफ सामने आई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया है। जी बिल्कुल अहम खबर है जी, जिसके हवाले से आपको अपडेट करे हैं। लाहौर अनारकली बम धमाका में अहम पेशरफ सामने आई है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जाने के हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़1 सालिक नवाज ने। सालिक नवाज, अहम पेशरफ हुई है, 2 मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया गया है, मजीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज लाहौर के इलाके अनारकली बाजार में बम धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ भाग जबकि 30 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने CCTV फुटेज की मदद से 2 मुबैना सहूलतकारों को आज सुबह उन्होंने अपनी हिरासत में लिया है और ज़राए के मुताबिक कि इन दोनों सहूलतकारों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करके उनसे तफ्तीश जारी है, जबकि सहूलतकारों से मुबैना दहशतगर्द समेत उनके साथियों के बारे में तफ्तीश की जा रही है और ज़राए के मुताबिक ही जल्द ही कोई इस तफ्तीश में बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आएगा। जी, नुमाइंदा न्यूज़1 सालिक नवाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर धमाके में शहीद होने वाले 9 साल अबसार का जस्ते खाकी आज़ाद कश्मीर के आबाई इलाके बलगरा पहुंचा दिया गया है। मुजफ्फराबाद जिला इंतजामिया ने आज़ाद कश्मीर के हदूद में दाखिल होते ही जस्ते खाकी वसूल किया। नमाज जनाजा के बाद अबसार को सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया गया। मुजफ्फराबाद पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बच्चे के वालिद पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। आफ्ताब अहमद ने कहा पंजाब हुकूमत की जानिब से मैयत हवाले करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस के अमले ने भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हम किसके हाथ पर इस मासूम का लहू तलाश करें? यहाँ पर एदी एम्बुलेंस सर्विस ये जो गवर्नमेंट के थ्रू आई है, इन्होंने यहाँ आके हमारे साथ ड्रामा मचाना शुरू कर दिया कि जी हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। एक कहने लगा मैं दिल का पेशेंट हूँ, दूसरा कहने लगा जी मुझे कंट्रोल रूम इजाज़त नहीं दे रहा है। तो उनसे बहस मुबाहिसा किया 1-1.5 घंटा। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे बड़ी मुश्किल के साथ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र कि हम अपने साथ डेड बॉडी ले आए। हालांकि एक डेड बॉडी रखने के बावजूद भी उन लोगों के अंदर इतना सेंस नहीं है कि यार ये इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है लोगों के अंदर। थोड़ा सा भी अगर उन लोगों के अंदर एहसास होता, कुछ भी ख्याल होता कि यार एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है, इसको ये घर लेकर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बेइंतहा गलत काम किया है। लाहौर अनारकली धमाके में जाँ बहक होने वाला खानपुर का रिहायशी 16 साला यासिर की मैयत आबाई इलाके पहुंचा दी गई। जवान बेटे का जनाजा देखकर वालिदैन शिद्दत गम से निढाल हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि यासिर गांव के दिगर दोस्तों के हमरा मेहनत मजदूरी के लिए लाहौर में काम करता था और बाजार से खाने पीने की अशिया लेने गया तो धमाके की जद में आ गया। 5 भाइयों और 1 बहन में यासिर दूसरे नंबर पर था। सानिया सियालकोट केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। श्रीलंकन शहरी के कत्ल में मुलव्विस मुजरिम अदनान को 1 साल कैद की सजा सुना दी गई है। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया और मुजरिम अदनान ने अदालत में एतराफ़ जुर्म किया है। अदालत ने मुजरिम अदनान को 1 साल कैद और 10,000 जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। मुजरिम ने श्रीलंकन शहरी के कातिल को दुरुस्त करार देकर सोशल मीडिया पर तशहीर की थी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तेज हो गए, आज 23 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 7,678 अफराद बुखार का शिकार हुए। कराची में कोरोना से खौफनाक सूरत हाल है। बीमारी के फैलाव की शरह बुलंद तरीन सतह पर 47.56 पर पहुंच गई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा में भी कोरोना केसेस के रिकॉर्ड टूट गए। मुल्क में कोरोना तबाही मचाने लगा। कातिल वायरस 23 अफराद की जिंदगियां निकल गया। आज मुल्क भर में कोरोना केसेस के रिकॉर्ड टूट गए। सबसे ज्यादा 7,678 अफराद कोरोना का शिकार हुए। अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची में कोरोना से खतरनाक सूरत हाल। शहर कायद वायरस का गढ़ बन गया। आज 3,739 मरीज कोरोना से बीमार हुए। कराची में कोरोना की शरह बुलंद तरीन सतह 47.56% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में भी कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। शरह 20% से तजावुज कर गई। लाहौर में भी कोरोना बुरी तरह फैल रहा है। शरह 18% हो गई। आज वहां ओमिक्रॉन के 95 केसेस सामने आए। तादाद 643 हो गई। हैदराबाद में भी कोरोना बेकाबू। शरह 17.27% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में भी कोरोना के वार तेज। बीमारी की शरह 16% से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में 75 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,53,479 हो चुकी है, जबकि 29,065 मरीज कोरोना से अब तक इंतकाल कर चुके हैं और 961 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफा हो गया। जिला कचहरी के 15 जजेस कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वफाकी दारुल हुकूमत की मुख्तलिफ अदालतों के 58 अहलकार भी कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरोना के शिकार होने वाले जजेस की अदालतें बंद कर दी गईं। हुक्काम के मुताबिक अदालतों को डिसइंफेक्ट करने के बाद खोला जाएगा। अब रुख करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जहां कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। शहरी कोरोना को संजीदगी से लेने को तैयार ही नहीं है, ना इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में संजीदा है। जबकि शहरियों की जानिब से अवामी मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा NewsOne राहिल हसन से। राहिल हसन, बताइएगा। एक तरफ जहां मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है, तो वहीं शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल न होने के बराबर है। आइए शहरियों से जानते हैं कि वो SOPs पर कितना अमल कर रहे हैं। लोगों को ज़रूरत के तहत पहनना चाहिए। अगर मार्केट आ रहे हैं या इस तरह जिम जा रहे हैं भीड़ वाली जगहों पे, फिर तो पहनना चाहिए, वरना मेरी तरह ज़रूरत नहीं है तो ना पहने। अभी कोरोना बहुत फैल रहा है, इसकी वजह से बहुत लोगों की जानें भी गई हैं और फिर भी ये लोग मास्क नहीं पहन रहे। इसलिए अपील करते हैं कि सब लोगों को चाहिए कि मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए। अभी मैं खुद भी नहीं पहन के आया हूँ, अभी तो रश नहीं है, मैंने इसलिए नहीं पहना। जब इधर उधर मेट्रो में जाते हैं हम लोग, जब जहाँ ज़्यादा भीड़ हो फिर वहाँ पे हम मास्क पहनते हैं।
कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वाले शहरी कहते हैं कि वो मास्क सिर्फ जरूरत के तहत लगाते हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ राहील हसन, NewsOne इस्लामाबाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ग्वादर शहर के बिजली के साथ साथ जो शहर और सराउंडिंग में सोलर्स के 3015 जो सोलर सिस्टम के जो हाउसेस को हम फराम कर रहे हैं और इसको मज़ीद भी बढ़ाएंगे, तो बिजली के साथ साथ हम कहते हैं सोलर भी यहाँ पे लोगों को दें ताकि वो यहाँ के लोगों को और बॉर्डर्स बहुत सारे बॉर्डर स्टेट्स का प्रोग्राम शुरू किया है जिसका मकसद ये है कि वहाँ पे लोगों को सहूलतें दें और वहाँ जहाँ जहाँ पे मेन पॉइंट हैं वहाँ पे बैंक्स और बाकी ज़रूरती जो बिजनेसमैन हैं और लोगों को सहूलत के लिए सारे वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बैंक है, बिजली है, दूसरी चीज़ें वो हम प्रोवाइड करें। आज जो ये हुआ था और सीपेक का जो काम है, जो सुस्त रवैये के शिकार होते हैं उनको तेज़ करना है और फेडरल गवर्नमेंट में जो हमारी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी सुस्त रवैये के शिकार होते हैं, उनको भी तेज़ करने का। गवादर में वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन इससे पहले न्यूज़ अपडेट। लीगल फोरम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। दिस इज द स्लाइड प्लीज। सो ही इज द आसन अंतु। आसन अंतु का केस ऑलरेडी उधर बहुत दफा आसन अंतु को गिरफ्तार किया गया आर्बिट्रेरली, बिकॉज यू नो ब्लैक लॉज आर देयर, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिस किसी को देखे डिसेंट के लिए पहले तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, अब तो टू क्रिमिनलाइज द डिसेंट, अब तो UAPA स्पेशल लॉ जिसकी बेल भी बहुत ही मुश्किल है। ये हरबे इसको पेपर वर्क लॉफेयर अब इंडिया कर रही है कश्मीर में। आसन अंतु का टॉर्चर केस ऑलरेडी हमने यूजे स्टोक वाइट को दिया था एंड आसन हिमसेल्फ सबमिटेड हिज टेस्टिमनी। जिससे पहले आसन अंतु को गिरफ्तार किया जाता उसने अपनी टेस्टिमनी सबमिट की थी स्टोक वाइट को, और उसकी टेस्टिमनी ओपन नहीं हो सकती अभी, लेकिन मैं कुछ चीजें आसन के बारे में आपसे जिक्र करूं। आसन का केस इज अगेन यूनिक केस फॉर द टॉर्चर। Hassan was brutally tortured multiple times. One, Hassan was even sodomized inside the jail. He has given the testimony. Hassan Antu को प्राइवेट पार्ट में एक आयरन रॉड लगाई थी जिसकी वजह से he was brutally injured. And then in 2019, आप प्लीज ये देखें, this is the Hassan's latest torture in 2021, जब ये 5th of August का ऑपरेशन ने किया, then later Hassan was detained and Hassan was again tortured for merely defending the human rights. हमने Hassan उनको के नुमाइंदे, because Hassan is chairman of human rights organization, उनके नुमाइंदी यहाँ पर मुश्ताकुल इस्लाम साहब को भी हमने बुलाया है। This is all अभी जो हम इन हवाले से बात करेंगे, और हमारे साथ लेटली वुड बी ज्वाइनिंग बाय द स्टोक वाइट हेड मिस्टर हसान कामूस हु इज अ पार्टनर, और उनसे भी गुफ्तगू राउंड टेबल में करेंगे। जिससे पहले और कुछ मैं दावत देता हूं अपने उस्ताद मोहतरम को। ही विल ब्रीफ यू अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ दीज लॉज, कैसे ये इन्वोक किया और कितने देर से हम इस कोशिश में थे कि हम जो कश्मीर है which is categorized as international armed conflict and whatever happens there is war crime against humanity, this crime of aggression. Please Dr. Saab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much Nasir Qadri Saab for inviting me to talk on this very important issue. For me this is a historic moment because I am Dr. Mohammad Mushtaq Ahmed, former Director General of the Sharia Academy International Islamic University Islamabad. I also chaired the Department of Law in the same university, and I also do consultancy with the International Committee of the Red Cross for the last more than 10 years for dissemination of the law of armed conflict.
or international humanitarian law. I have the honor of, Alhamdulillah, supervising 3 PhD law dissertations on Kashmir issue. Perhaps the only person in Pakistan today to claim this honor of supervising 3 PhD law dissertations on Kashmir issue. I have been writing on the right of self-determination and other aspects of the Kashmir dispute and human rights law and humanitarian law for quite some time. For me, as I said, this is a historic moment because I have been preaching this, I have been teaching this for more than 15 years now, that for me the Kashmir dispute, the nature of the Kashmir dispute is quite different from what is generally portrayed on media, including Pakistani media, unfortunately. I have been asserting this, that this is a case of prolonged occupation. And there are a few very simple points. First of all, Kashmir, the state of Jammu and Kashmir was occupied by Indian armed forces. There may be quite interesting details, but because of shortage of time I won't go into those details. About accession deed which Maharaja signed with India, there are several serious legal questions about the validity or authenticity of that accession deed, and whether it was when Maharaja was signing it, whether he had control over the state or not, and whether he had the legal authority to sign it or not. And when India went to the UN Security Council and accepted the resolutions there for plebiscite, then it became redundant even for India. And even later when they held elections in Indian occupied part of Kashmir and then passed a resolution, even then the UN Security Council took cognizance of the issue when Pakistan went there in 1957 and passed another resolution declaring that the status of this territory has not changed. And even in 1972 when Shimla Accord was signed, even at that time when we were under, of course, duress and pressure, there are provisions which kept intact our position on this issue. So this is my first point, that the state of Jammu and Kashmir is an occupied territory, part of which has been liberated by the people of Kashmir with the help of Pakistan. Now secondly, if this is occupation, then occupation and annexation have been declared illegal by international law since at least 1928, the Pact of Paris, which prohibited the use of, which prohibited war as an instrument of policy, and then in 1945 UN Charter Article 2 Sub-Article 4, which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of other states or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. And there are many other instruments such as the UN General Assembly resolution on principles of international law regarding friendly relations, such as resolution against a resolution on the definition of aggression 1974, and many other instruments are there by virtue of which we hold this basic position that occupation and annexation have been declared illegal by international law. And to add further to this, from the perspective of international humanitarian law or the law of armed conflict, Geneva Conventions of 1949, they declare that occupation is an international armed conflict. It is not an internal issue of a state, it is an international armed conflict. Occupation, be it total or partial, and even if there is no single bullet fired, and even if there is no resistance against the occupation forces, still this will be international armed conflict, and the state of war shall continue. Now interestingly, whenever you talk about prolonged occupation, mostly scholars talk about Palestinian issue, which of course is an issue of prolonged occupation, at least since 1967 when Israel occupied several territories including Al-Quds. But Kashmir is even a more glaring example and a more disturbing example because it has been occupied since 1947. But even the textbooks do not talk about Kashmir as an example of prolonged occupation, which is very disturbing fact.
Now the third point is that occupying forces cannot exercise the powers of a legitimate government in occupied territory. They, for example, cannot force the people of occupied territory to take oath of allegiance to the occupying power. And they cannot change demography of the occupied territory, which India has been doing. And particularly when these amendments were made and these articles were snatched from and deleted from the Indian Constitution, although Pakistani case is not based on those articles of Indian Constitution, but in essence, when the special status of Kashmir was changed, and then when domicile laws and other laws were introduced, this actually amounts to annexation of the occupied territory. इस्लामाबाद में कश्मीर लीगल फोरम के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि मकबूजा वादी में भारतीय फौजियों ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और उनको कत्ल किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsone.tv। और आप देखते रहे